अगला मुख्य बिंदु है कि जो कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि वो है जुर्माना अर्थात पेनाल्टी। देखिए नियमों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर देखिए 10 लाख से 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और देखिए यदि कोई शिक्षण संस्थान बार-बार देखिए अगर गलती कर रही है, तो देखिए उसके ऊपर यह जो जुर्माना है 75 लाख रुपए तक का भी लगाया जा सकता है। अर्थात देखिए कोई भी अब जो है शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार का लापरवाही करने से देखिए बचेंगे और सभी चीज़ों को देखिए समय-समय पर लागू करेगा और देखिए किसी भी नियम का उल्लंघन करने से उनको बचना चाहेंगे। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देखिए भारत सरकार ने देश के हायर एजुकेशन प्रणाली में देखिए बड़े सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देखिए एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब देखिए यह कितना क्रांतिकारी होगा और हमारे शिक्षा प्रणाली में कितना सुधार ला पाएगा, यह तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यही भी सच है कि देखिए समय के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं न कहीं सार्थक बदलाव ज़रूरी है। हमारी देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है आज भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अभी पिछड़ी हुई है और देखिए यूँ कहें कि देखिए हमारी शिक्षा प्रणाली आउटडेटेड हो चुकी है। अन्य देशों का देखिए शिक्षा प्रणाली के हिसाब से देखिए तो काफ़ी पिछड़ी हुई है। पूरे देश में देखिए शिक्षा का मानक स्तर को समान करना होगा, उसमें देखिए गुणवत्ता लाना होगा और देखिए आज के ज़माने के अनुसार शिक्षा प्रणाली को देखिए बदलना होगा। आज हमारे देश में देखिए शिक्षा का स्तर का हकीकत यही है कि देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट व्यक्ति हैं जिनको देखिए एक अर्ज़ी भी देखिए सही तरीके से लिखने नहीं आता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी देखिए विश्वविद्यालय हैं, जहाँ देखिए 4 साल की डिग्री 6 साल में देखिए दी जाती है। पूरे देश में देखिए विश्वविद्यालय का सेशन अलग-अलग समय पे चल रहा होता है। साथ ही मैं बता दूँ कि हमारे देश में कई ऐसे कॉलेज भी हैं, जो कि कागज़ों पर तो हैं ही हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आखिर देखिए किस आधार पे यूजीसी ऐसे कॉलेजों को या फिर लाइसेंस देती है। देखिए कुल मिलाकर के अगर यह देखें तो बात करें तो हमारे देश के स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे कि देखिए उनको भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आखिरकार इसके लिए देखिए उत्तरदायी कौन है? शिक्षा देखिए वो स्तंभ है जिसके माध्यम से ही हम अपने देखिए देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे देखिए वो रोज़गार की समस्या हो या फिर गरीबी की समस्या हो। देखिए जब तक हम शिक्षक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन पर अगर नहीं करेंगे, इसको समय के साथ परिवर्तित अगर नहीं करेंगे, तो देखिए आज के अकॉर्डिंग नए ज़माने का जो हिसाब से देखिए इसमें बदलाव अगर नहीं करेंगे, तब तक देखिए हम अपने देश की समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। देखिए हम अपने देश को विकास की ओर ऊँचाई तक नहीं पहुँचा सकते हैं। हम अपने देश को विकसित देश के रूप में हम देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चीन की बात करें तो देखिए आज से 35 साल पहले देखिए शिक्षा में जो भी बड़ा बदलाव किया था, उसका देखिए असर आज भी दिखने लगा है। देखिए आज चीन विश्व के सभी देशों को अगर बात करें तो हर मायने में पीछे छोड़ चुका है। चाहे वो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर व्यवसाय की बात हो। देखिए चीन आज विश्व में नंबर 1 बना हुआ है और देखिए चीन को इस स्थान पे पहुँचाने के लिए निश्चित रूप से देखिए उसके शिक्षा में किया गया बदलाव ही ज़िम्मेदार है। अर्थात देखिए चीन ने जो अपने शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया था, आज देखिए उसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। इसलिए देखिए यदि हम अपने देश को भी विकास की ऊँचाइयों तक अगर पहुँचाना चाहते हैं, तो देखिए शिक्षा में बड़ा ही परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन जो है करना ही होगा। इसी उद्देश्य से देखिए भारत सरकार एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जो कि संसद में पेश किया है, जिसमें देखिए यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई को देखिए मिला करके एक देखिए एक नया सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव किया है। अर्थात यह समझ सकते हैं कि इन तीनों को मिला करके एक नया विंग बना दिया जाएगा या फिर देखिए इन तीनों को मिला करके एक नया कमीशन बना दिया जाएगा। यह बिल देखिए हायर एजुकेशन संस्थाओं को संचालन और देखिए नियामक ढांचे को मजबूती प्रदान करने दिशा में देखिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए यह बिल जो है शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है, जिसका देखिए मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हायर एजुकेशन को देखिए विश्व स्तर पर बनाना है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद देखिए कल इस बिल को सदन में पेश किया गया है और देखिए अब इस पर बहस होनी है और संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और देखिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह जो बिल कानून बन जाएगा। हालाँकि देखिए इस बिल को पहले भी 2018 में लाया गया था, लेकिन देखिए इस बिल के कई प्रस्तावों को राज्यों को विरोध होने के बाद इसे देखिए आगे नहीं बढ़ाया गया। अब देखिए उसी बिल को उसमें सुधार करके इस बार देखिए लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में देखिए क्या-क्या मुख्य बातें हैं, आज देखिए उसकी थोड़ी-सी हम संक्षिप्त में डिस्कस कर लेते हैं और जब बिल पूरी तरीके से फाइनल कानून बन जाएगा, उसके बाद इस पे हम देखिए विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं। देखिए इस बिल में मुख्य बातों में एक है कि देखिए एकल नियामक सिंगल रेगुलेट अर्थात देखिए हमारे देश में उच्च शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए देखिए संचालन करने के लिए, उसे नियमन करने के लिए
3 संस्थाएँ मुख्य रूप से काम कर रही हैं। देखिए यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। देखिए अब तीनों को मिला कर के या फिर तीनों को हटा करके एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कमीशन बन जाएगा, जिसे देखिए एचईसीआई कहा जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए इस कानून को पास होने के बाद यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का दोनों का जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इसका देखिए नाम सुनने में भी आपको अच्छा लगता है। दूसरा मुख्य बिंदु है देखिए सरलीकरण अर्थात देखिए सिम्प्लिफिकेशन। इसका देखिए लक्ष्य उच्च शिक्षा को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। जैसा कि देखिए हमारे नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। देखिए नए ढांचे का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शासन अर्थात गवर्नेंस को सरल बनाना। देखिए विभिन्न नियामकों के कार्यों और उनके ओवरलैप को कम करना और पारदर्शिता लाना है उसमें। अगला देखिए मुख्य बिंदु है कार्यक्षेत्र या फिर स्कोप अर्थात देखिए विस्तार ये कहाँ-कहाँ लागू होगा। यह देखिए सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में इसके लिए समान ढांचा तैयार किया जाएगा। लेकिन देखिए मेडिकल शिक्षा और लॉ की शिक्षा देखिए किस दायरे से बाहर होगी। 3 विंग्स, 3 विंग्स यानी कि अर्थात इस कमीशन के 3 विंग्स होंगे और देखिए इस कमीशन में कुल मिलाकर के 12 सदस्य होंगे, जो कि देखिए विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानकों के निर्धारण का काम करेगी। जबकि देखिए इसे फंडिंग को अलग रखा गया है, ठीक है। अगला मुख्य बिंदु है कि जो कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि वो है जुर्माना अर्थात पेनाल्टी। देखिए नियमों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर देखिए 10 लाख से 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और देखिए यदि कोई शिक्षण संस्थान बार-बार देखिए अगर गलती कर रही है, तो देखिए उसके ऊपर यह जो जुर्माना है 75 लाख रुपए तक का भी लगाया जा सकता है। अर्थात देखिए कोई भी अब जो है शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार का लापरवाही करने से देखिए बचेंगे और सभी चीज़ों को देखिए समय-समय पर लागू करेगा और देखिए किसी भी नियम का उल्लंघन करने से उनको बचना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए स्वायत्तता और जवाबदेही अर्थात ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका देखिए उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वतंत्र और स्वशासित संस्थान बनाना है। उनको देखिए शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन कठोर वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय की जाएगी। अनुसंधान और नवाचार देखिए अर्थात रिसर्च एंड इनोवेशन। देखिए इस बिल का मुख्य जो लक्ष्य है सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में ये शैक्षणिक गुणवत्ता और सीखने के लिए परिणामों पर देखिए ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। ये थे देखिए इस बिल के कुछ मुख्य प्रावधान, कुछ मुख्य बिंदु। अब देखिए इस बिल पे बहस होने भी बाकी है। बहस होने के बाद देखिए जो भी बिल का आउटकम आएगा और जो भी जब बिल कानून के रूप में आ जाएगा तो उसमें देखिए और क्या-क्या चीज़ सुधार होता है या फिर देखिए कुछ चीज़ों को क्या जोड़ा जाता है या फिर कुछ चीज़ों को हटाया जाता है उसमें। उसके बाद देखिए जब फाइनल बिल जब पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तब देखिए हम इस पे एक विस्तृत से डिस्कस करेंगे और इसके गुण दोषों के बारे में भी हम विस्तार से हम डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है? आपको देखिए यह बिल कैसा लगा? इसमें देखिए जिन बातों का ज़िक्र किया गया है उससे आप कितना सहमत हैं, एग्री हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बात और देखिए बिल अभी संसद में देखिए पेश ही किया गया है। बहुत सारे कमेंट शिक्षकों द्वारा आने लगा है कि आखिर जब एनसीटीई समाप्त हो जाएगा, तो देखिए उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न का क्या होगा?